हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछले दोनों वीडियो में हमें बताया था विद्युत धारा के बारे में और ओम का नियम भी बताया था। तो आप देखिए इससे कुछ न्यूमेरिकल हैं वो देख लीजिए। वो आगे टॉपिक इसका जो बचा है वो शुरू करते हैं। तो देखिए 2R 3R 1R के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या था? 1/R = 1/R1 R2 R3। ठीक, तो ये हमने रख दिया, लासापा निकाला इसका, LPS इसका निकाला, कितना आया 6 11/6। 1/R इतना निकला 11/6, तो R कितना निकलेगा 6/11 हो जाएगा। फिर n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समांतर क्रम में इक्वल में है, तो क्या n प्रतिरोध है तो n/R, तो इक्वल क्या हो जाएगा R/n। फिर 5 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में हों, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? n/R है, तो कितने दिए हैं? 5 दिए हैं, और प्रतिरोध कितना दिया है? 100, 1/20 हो गया काट के। फिर 3 4 5 श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए ओम को, तो निम्न ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा विभव दिया है 6 वोल्ट, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? R = R1 R2 R3, तो R = 12 R हो गया, तीनों को जोड़ के, है ना। 8 5 9 3 12। V = IR, तो I निकाल लेंगे। V कितना दिया? 6। R कितना निकला? 12 1/2। I = 0.5 एम्पियर। देखिए इधर ध्यान से आगे देखिए, इसमें कहा है, इसमें क्या बोला है? प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का उत्पन्न विभवांतर प्रत्येक सिरे का बताया, तो V1 = IR1। V1 = 0.2 एम्पियर निकला इंटू 3, 1.5 वोल्ट आ गया। V2 कितना निकला? 0.4 इंटू 4, कितना ओम दिया था? 4, तो क्या आ गया? 2 वोल्ट। और V3 0.5 इंटू 5, 2.5 वोल्ट। तो ये इसके न्यूमेरिकल थे। अब आगे टॉपिक देखिए इसका। अब देखते हैं AC और DC करंट क्या होती है। AC मतलब प्रतिवर्तीय धारा, DC मतलब एक ही दिशा में, कोई चेंज इसमें नहीं होता है। DC करंट में आपने सुना होगा डायरेक्ट लग जाती है तो लोग चिपक भी जाते थे। और AC करंट क्या होती है? रुक रुक के होती है, झटका देती है, जिसके मान में लगातार परिवर्तन होता रहता है, वो होगी AC। और DC करंट, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, बैरियों में प्रयुक्त होती है, स्टोर कर सकते हैं इस DC करंट को। ये देखिए, ये एकदम सीधी होती है, और ये इसका जो है क्या होता है? अरेंजमेंट अल्टरनेट होता रहता है। फिर धागे में प्रयुक्त होती है, स्टोर नहीं कर सकते AC को, क्योंकि AC रुक रुक के चलती है, रुकी फिर चली फिर रुकी, तो आप कहाँ स्टोर करोगे। और घरों में आवृत्ति 50 हर्ट्ज, वोल्टेज कितना होगा? 220 वोल्ट होता है। और DC करंट क्या होती है? AC डायोड बाई DC इन्वर्ट हो जाती है। फिर चालकता देखिए क्या होता है। चालकता क्या होती है? C प्रतिरोध का व्युत्पन्न मान चालकता कहलाता है। कोई प्रतिरोध है, उसका व्युत्पन्न मान जो होगा वो होगी उसकी चालकता। C = 1/R। 1/R ओम में है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स 1, जिसे हम म्यू या म्यू भी कहते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध का न्यूनतम मान। सिग्मा = 1/पाई, सिग्मा से डोनेट करते हैं। 1/ क्या होगा इसका? पाई मीटर, तो ऊपर गया तो पाई -1 और मीटर -1, तो क्या हो गया? मीटर इनवर्स 1। धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, फॉर्मूला होता है H = I² RT, जहाँ H क्या है? ऊष्मीय प्रभाव, I का है धारा, R क्या है? प्रतिरोध, T क्या है? टाइम। अब देखिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है V = IR होता है, V/R = I होता है, तो I की वैल्यू पुट कर दीजिए। H = V/R² RT। अब ये I कट गया, V² T, तो क्या बचा? H = VIT। ये हो गया इसका तापीय मान। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फ्यूज तार की। फ्यूज तार क्या होता है? धारा का तापीय प्रभाव, लेड तरह टिन चीटी जो बत्ती है। MCP मैनिस्टर सर्किट ब्रेकर, गलनांक MP कम। फ्यूज तार की खासियत देखिए, इसका तापीय मान होता है तापीय मान पर लेड और टिन से। इसकी लेड और टिन लगा होता है, सीटी बोलती है, जिसमें आपने देखा होगा फ्यूज तार में लगे होते हैं, शॉर्ट सर्किट जैसे हो जाता है। फिर MCP मैनिस्टर सर्किट ब्रेकर, गलनांक इसका क्या होता है? कम होता है। अब देखते हैं शक्ति क्या होती है। पावर, एकांक समय में दिया गया कार्य, एकांक समय में जो हमने कार्य किया उसे हम शक्ति कहते हैं, पावर।
P इक्वल टू W अपॉन टी। W कार जिसका यूनिट क्या है जूल, T सेकंड, दोनों मिला के क्या हो गया वाट। अब देखिए P इक्वल टू VR, V होता है इंपॉर्टेंट, तो कैसे V की वैल्यू रखेंगे। P इक्वल टू आई स्क्वायर R होती है, ये 3 वैल्यू होती हैं आपको याद रखना है। P इक्वल टू VI होता है फॉर्मूला, P इक्वल टू आई स्क्वायर R होता है, P इक्वल टू V स्क्वायर R भी होता है। शक्ति के 3 मात्रक वो फॉर्मूले हैं। P इक्वल टू VI, V निकालेंगे तो IR हो जाएगा इधर IP, V अपन R इक्वल टू I, P इक्वल टू V R स्क्वायर V स्क्वायर R, ये निकल आया देखिए। अब वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी kWh किलोवाट घंटा के हिसाब से होती है। इसका मान 36 इंटू 10⁵ जूल होता है। 1000 है तो इसको 10⁻³ भी लिख सकते हैं वाट जूल, और घंटा क्या कर सकते हैं हम 3600 लिख सकते हैं सेकंड के हिसाब से, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻²। तो क्या मान आ जाएगा टोटल, 36 इधर आया 10⁻⁻5 जूल। अब इसको पॉइंट में लिखेंगे तो क्या करेंगे 3.6 आ गया, पावर इधर चली गई 10⁻6 जूल। अब पॉइंट इधर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 3 वैल्यू दे सकता है आपको, तो देख लीजिए 0 आगे लगा, 0.3 के पहले लग गया तो क्या गया, एक पावर बढ़ गई 7, फिर 1 0 लग गया, फिर पावर बढ़ती जाएगी। फिर शक्ति ज्ञान मात्रा क्या गया वोल्ट और इंटू एम्पियर। वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हुआ, वाट इंटू समय इंटू दिन अपॉन 1000। वाट वही पावर हो गई P, समय हो गया सेकंड, दिन हो गया कितने दिन में। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए इससे, 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो अप्रैल माह का वैद्युत खर्च बताओ यदि प्रति यूनिट 10 रुपये है। बहुत सरल क्वेश्चन है, देख लीजिए 100 वाट के 2 बल्ब, 100 वाट के 2 बल्ब जल रहे हैं 8 घंटे लगातार प्रतिदिन, तो अप्रैल माह का वैद्युत खर्च कितना होगा। तो आपने क्या किया, वाट 200, समय 8 घंटे जला, और अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं 30/1000, कितना आ गया 48 यूनिट, और लिखा है प्रति यूनिट 10 रुपये इंटू 10 480 रुपये आ गया बिल। फिर इसी तरह से 10 वोल्ट के संचालित सेल के 50 ओम के नैलॉन की प्रतिरोध के कुंडली को जोड़कर 1 घंटा तक धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करो, ये आप लोग बताना। अब धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस फिर टॉपिक ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा बचा है। इसका प्रयोग वैद्युत घंटी में किया जाता है, जिसके बजने वाली चीज़ हो, खिलौने बजने में यूज़ होता है, या घर में कोई घंटी लगी है, इसलिए चुंबकीय प्रभाव हमेशा मैग्नेट होगा उसमें, जो घर की बेल होती है। 1820 में ऑल्स्टेड ने एक प्रयोग किया जिसमें चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की गई और चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसी कारण चालक के निकट रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। यही धारा का चुंबकीय प्रभाव है। अरे घर में जैसे बेल बजती है तो उसमें भी मैग्नेट होते हैं, तो यानी ये ध्यान रखिए, जब भी कोई धारा प्रवाहित की जाएगी किसी तार में तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये 1820 में किसने बताया, ऑल्स्टेड ने। फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, दक्षिणावर्त पेच का नियम। पेच का नियम क्या है, इसमें राइट हैंड लॉ, दक्षिणाहस्त का नियम। इस नियम के अनुसार चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें, ये दाहिने हाथ का है, इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से व्यक्त करती हैं। ये एक आपने आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन समझ लीजिए दक्षिणावर्त का नियम, राइट हैंड, ऐसे कि देखिए अंगूठा जो है धारा की दिशा को निर्धारित करे, अंगूठा, और जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करें। देखिए ये चुंबक है नॉर्थ और साउथ का, इसमें रिपल्सन होता है तो आपको पता है, और सेम अगर होंगे तो क्या होगा रिपल्सन, और दूरी पे होंगे तो क्या होगा अट्रैक्शन होगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, देखिए चुंबकीय फ्लव जिसे हम फाई कहते हैं, और काल्पनिक होती हैं, ये दूसरे पे भी कभी नहीं कटती हैं, एकदम काल्पनिक होती हैं, हम इसको सोच सकते हैं बस। चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से जो रेखाएं निकल रही हैं बल रेखाएं, उसे हम लोग चुंबकीय फ्लक कहते हैं। इसका मात्रक वोलर होता है या मैक्सवेल भी होता है, मैक्सवेल के नाम पे वोलर या मैक्सवेल। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन या इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर में भी देख लीजिए चुंबक का प्रभाव पड़ता है, विद्युत क्रेन में और विद्युत घंटी में। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब ये टॉपिक ख़त्म होता है आपका विद्युत धारा वाला, इलेक्ट्रिसिटी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।